बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो एक करप्शन की कहानी है। और ये आज मैं आपसे कहूँगा कि आप इस पूरी वीडियो को सुने, आपके होश ना उड़ जाएं तो मुझे पकड़ लीजिएगा। क्योंकि अक्सर मैं भी सोचता हूँ कि मैं एक जहाज़ का मालिक बन जाऊँ, लेकिन पैसा मेरा इस्तेमाल ना हो, पैसा हुकूमत का इस्तेमाल हो। जी हाँ, ये ख्वाहिश तो मेरी थी, लेकिन इसको अमली जामा पहनाया साबिक सदर और उनके साथियों ने मिलके। ये दस्तावेज़ात पे मबनी आज की कहानी है जिसको मैं आपके साथ आज पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जरदारी साहब और उनके जो दोस्त हैं, इसको कैसे ये अमली जामा पहनाया गया। ये करप्शन की कहानी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। होता ही है जी, एक बैंक बनाया गया और फिर उसमें उस बैंक ने कारोबार का आगाज़ कर दिया। आपको पता है कि जो कारोबार बैंक करते हैं वो सारे के सारे कर्ज़ लेते हैं और देते हैं, यूँ उस बैंक का कारोबार चल रहा होता है। फिर उस बैंक ने अपनी ही बनाई हुई बेनामी कंपनियों को कर्ज़ देना शुरू कर दिया। यूँ फ्रंटमैन कंपनियां अपना, बैंक भी अपना, फ्रंटमैन कंपनियां भी अपनी और कर्ज़ भी अपना। तो आगे चले जी। फिर उसी बैंक ने एक पार्टनर बनाता है सिंध बैंक को, यानी कि सिंध बैंक का वो कर्ज़ देने के लिए पार्टनर बन जाता है। और यूँ होता क्या है, सिंध बैंक को भी कहा गया कि अब आप उन्हीं कंपनियों को भी कर्ज़ दें। और यूँ सरकारी ज़मीनें गैर कानूनी तौर पर अपने फ्रंटमैनों के नाम पर रखी होती थीं और सिंध बैंक उन्हीं सरकारी ज़मीनों जब गारंटी मांगता था कि आप हम इसके जो कर्ज़ आपको दे रहे हैं उसके बदले में कौन सी ज़मीन आप हमारे पास बतौर गारंटी रखेंगे। तो हुआ ये कि सरकारी ज़मीनें उनको अपने ही फ्रंटमैनों के नाम पे गैर कानूनी तौर पे उनके नाम रखी होती थी और वो आगे बढ़ते थे और वो ज़मीन सरकार की ही ज़मीन सरकार को दे दी जाती थी और सिंध बैंक उनको उस ज़मीन के बदले में कर्ज़ जारी कर देता था। यूँ फ्रंटमैन कंपनियां सिंध बैंक से भी कर्ज़, उन फ्रंटमैन कंपनियों को सिंध बैंक से भी कर्ज़ मिलना शुरू हो गया और ये कहानी आगे बढ़ना शुरू हो गई। इसी तरह कर्ज़ वापस ना होने के बावजूद, यानी कि वो कंपनियां लेती थी लेकिन कर्ज़ वापस नहीं करती थी, उसके बावजूद सिंध बैंक उनको कर्ज़े देता था। उसकी वजह ये थी कि सिंध बैंक में जो कर्ज़े देने वाले बंदे थे, यानी कि बिलाल शेख नामी, इस तरह के और भी जो लोग थे जो सदूर थे, जो बाद में वादा माफ गवाह बन के सामने आए, वो अपॉइंटमेंट भी खुद ही करवा दिए गए, वहाँ पे उनको तैनात करवा दिया गया। और वो बग़ैर ये देखे कि पहले ये कंपनी पहले ही कर्ज़ वापस नहीं कर रही, वो मज़ीद कर्ज़ उसको देते जाते थे। यहाँ तक ये हुआ कि जहाज़ तक हुकूमती पैसे से ख़रीद लिया गया और पैसे अदा किए हुकूमत ने, मालिक बना कोई और, यानी कि फ्रंटमैन कंपनी, और सफ़र कोई और करता रहा। इस पे जरदारी साहब, उनके दोस्त, सीएम सिंध और उन्होंने कितनी बार सफ़र किया इस वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप इस दिलचस्प कहानी को सुनते जाइए ताकि आपको पूरा जो मुद्दा है वो समझ आ जाए। अब सोचें, इतने वसूख से ये हम बात कैसे कर रहे हैं। एक तो हमारे पास वो दस्तावेज़ात मौजूद हैं जो इन्वेस्टिगेशन हुई और वो इन्वेस्टिगेशन जो हमारे सामने आई, रिपोर्ट्स आई, वो हमने उसमें से ये सारी चीज़ें लेके आपके सामने एक्सक्लूसिवली आए हैं। तो होता ये है कि क्योंकि ये बैंक, यानी कि वो समिट बैंक जिस प्लॉट पर बना वो भी अपना ही बैंक प्लॉट था, यानी कि ये प्लॉट को कागज़ी कार्रवाई के तौर पे हुसैन लवाई नामी बंदे को फ़रोख्त किया गया और 900 मिलियन की रकम हुसैन लवाई ने वापस अपने ही बैंक, यानी उस प्लॉट पर बनने वाले बैंक में जमा करवा दी। यहाँ पर एक रेजिमेंट नामी कंपनी की एंट्री होती है, रेजेंट नामी कंपनी की एंट्री होती है जिसका डायरेक्टर है फैसल जमूट। ठीक है, वो शख्स बाद में नैब के सामने वादा माफ गवाह बनता है और बताता है कि ये प्लॉट तो मैं ख्वाब में भी नहीं ख़रीद सकता था, ना ही मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, बल्कि वो कहते हैं कि मुझे तो ओमनी ग्रुप के सरबरा अनवर मजीद ने कहा था कि दस्तखत कर दो और मैंने दस्तखत कर दिए। यूँ मैं उस प्लॉट का मालिक बन गया। जब मुझे कहा कि इसको सेल कर दो तो मैंने सेल कर दिया और वो हुसैन लवाई को सेल कर दिया और बाद में जो उसकी रकम वसूल की वो मैंने हुसैन लवाई के बैंक में ही उनको दे दी, जमा करवा दी। असल में ये प्लॉट जो है, जो क्लिफ्टन का G2 प्लॉट है, क्लिफ्टन कराची G2 प्लॉट, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मलकियत प्लॉट था और उन्होंने
इस प्लॉट को अपनी कज़न शबनम भुट्टो के नाम पे रखा हुआ था। 1998 में वो KDA को कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को ख़त लिखती हैं कि मैं उस प्लॉट को मेरे नाम पे मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे अनवर मजीद की फिर से एंट्री होती है। वो आके शबनम भुट्टो को कहते हैं कि बड़े साहब का हुक्म है कि ये प्लॉट मोहतरमा के नाम करने की बजाय हम ये फैसल जमूट नामी शख्स को फ़रोख्त कर रहे हैं, और उसकी जो कंपनी है बेनामी कंपनी जिसको कहा जाता है फ्रंटमैन कंपनी है, रिजेंट नामी कंपनी, उस सर्विस नामी कंपनी उसको के नाम कर दो। शबनम भुट्टो बाद में वादा माफ़ गवाह भी बन चुकी हैं। वो अब नैब की गवाह हैं, वादा माफ़ गवाह नहीं नैब की गवाह हैं, और वो अपनी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवा चुकी हैं। अच्छा, वो ख़त लिखती हैं और ये प्लॉट जो है वो फैसल जमूट के नाम पे यूँ मुंतकिल हो जाता है। यहाँ पर ख्वाजा अनवर मजीद सामने आते हैं और वो बता के सारा उस प्लॉट को उनके नाम पे फ़रोख्त कर दिया जाता है। यूँ ये मुआहिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम होने की बजाय ये शिफ्ट हो जाता है दूसरी की तरफ। वो प्लॉट ले जाते हैं फैसल जमूट नामी शख्स के नाम पे वो प्लॉट ट्रांसफ़र हो जाता है। अब आगे हैं जी, आगे जी ये रेजमेंट नामी कंपनी जिसके कागजी डायरेक्टर फैसल जमूट हैं, वो आसिफ अली जरदारी के जो शरीक मुल्ज़िम हैं हुसैन लवाई, उनको वही प्लॉट फ़रोख्त कर देते हैं और उनके नाम यूँ प्लॉट उनके नाम पे हो जाता है। और रिजेंट सर्विस नामी कंपनी ये प्लॉट हुसैन लवाई को फ़रोख्त करती है, और रिजेंट कंपनी हुसैन लवाई से मिलने वाली रकम हुसैन लवाई के बैंक यानी कि समिट बैंक में वापस जमा करवा देते हैं। फिर क्लिफ्टन में वाक़या G2 नामी इसी प्लॉट पर हुसैन लवाई समिट बैंक खड़ा करते हैं, और नैब के मुताबिक ये बैंक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एक दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फ़ारूक ने तफ्तीशी अफसर से कहा कि ये आसान अल्फाज में समझाएं ये मुकदमा आखिर है क्या। तो तफ्तीशी अफसर ने कहा था, लोग बैंक के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, यहाँ पर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बैंक बना लिया। बाद में सिंध बैंक कर्ज देने के मामले में पार्टनर बन गया, उसी बैंक का समिट बैंक का पार्टनर बन जाता है, और यहाँ से उनकी अपनी फ्रंट कंपनियों को कर्ज जारी होना शुरू हो जाता है। इसी तरह ओमनी ग्रुप जहाज़ ख़रीदने के लिए सिंध बैंक से कर्ज की दरख्वास्त कर देता है। यानी कि वो जाता है सिंध बैंक के पास और वो कहता है कि हमने एक जहाज़ ख़रीदना है डेनमार्क की कंपनी से, तो यूँ सिंध बैंक उनको 324 मिलियन रुपए की रकम कर्ज के तौर पे जारी कर देता है। यहाँ पे आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड। वो इंटरेस्टिंग मोड ये है कि मजमूई तौर पे वो ख़रीदा जाता है $2.55 मिलियन का जहाज़, और उस एयरक्राफ्ट को के ख़रीदने के बदले में जिस कंपनी से डेनमार्क की कंपनी से ख़रीदा जा रहा है उस कंपनी के पास समिट बैंक की जो प्रॉपर्टी जिस पे वो G2 प्लॉट जो शुरू में मैंने आपको बताया उसको गिरवी रख दिया जाता है, उसी प्लॉट को उस कंपनी के पास गिरवी रख दिया जाता है, जबकि सिंध बैंक के पास वो जहाज़ जो भी ख़रीदा जाना है उसको गिरवी रख दिया जाता है। यूँ उस जहाज़ गिरवी रखने के बदले में सिंध बैंक कर्ज जारी कर देता है, और कंपनी वो जो है वो प्लॉट के एवज़ जहाज़ जारी कर दे देता है। अच्छा जी, और यूँ मुफ्त में ये जहाज़ के मालिक बन जाते हैं, यानी कि ख़ुद से 1 रुपया भी नहीं दिया और जहाज़ के मुफ्त में मालिक बन गए। अब आए जी 2013 से 2018 के दरमियान जरदारी ख़ानदान के वो जहाज़ जरदारी ख़ानदान के इस्तेमाल में भी रहा। जो डॉक्यूमेंट हैं उसके मुताबिक उस जहाज़ पे 60 मरतबा जरदारी ख़ानदान ने ट्रैवल किया, इंटरनेशनल और नेशनल। इसी तरह 50 बार हुकूमत सिंध के लोगों ने हुकूमत सिंध के ज़रिए इस्तेमाल रहा या CM ने उसको इस्तेमाल किया। इसी तरह 46 मरतबा ख्वाजा अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद और उनके जो ख़ानदान के लोग हैं उन्होंने उस पर ट्रैवल करते हैं, और यूँ 25 मरतबा इसको मुतफरक इस्तेमाल में भी लाया। और मज़े की बात यह है कि 25 बार इसको रेंट पे भी दे के पैसा भी कमाया गया। तो ये थी जी कहानी एक मुफ्त में जहाज़ लेने की। तो आप भी अगर जहाज़ के मालिक बनना चाहते हैं और वो भी बग़ैर पैसे के, तो इस कहानी को सुन लीजिए, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।